हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा आज एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास लेकर आया हूँ। ये क्लास फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए है और जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में संविधान के बारे में पढ़ा था और उसके निदेशक सिद्धांत, तो उसी मॉड्यूल 2 में मॉड्यूल 1 हमने पढ़ लिया, मॉड्यूल 1 के बाद 2 पढ़ लिया, 2 में भाग 1 भाग 2 पढ़ लिया है। अब आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। तो भाग 3 जो है वो है हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में है। भाग 3 क्या है? हमारे पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में है भाग 3। तो पर्यावरण की सुरक्षा, इन्वायरमेंट सेफ्टी, उसी को बोलते हैं इन्वायरमेंट सेफ्टी, पर्यावरण सुरक्षा। सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी। तो इस पार्ट में हम लोग क्या क्या सीखेंगे? इन्वायरमेंट क्राइसिस क्या क्या है। इन्वायरमेंट मतलब क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि अब क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं सब पर्यावरण से संबंधित। पर्यावरण को स्थायी बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है, हरी भरी जीवन शैली कैसे अपनाएं, ये 3 चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप जिस प्रकार के प्रदूषण मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं उस पर गोला बनाएं। तो देखिए, मैं तो इसके बारे में भी जानता हूं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। मुझे तीनों प्रकार के प्रदूषण के बारे में पता है और जहां तक मैं जानता हूं आप लोग भी इस सभी के बारे में जानते होंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है। जलों में हम लोग जो कचरा फेंकते हैं, गंदा पानी छोड़ते हैं, केमिकल छोड़ते हैं, जो फैक्ट्रियों से केमिकल बह के जाता है पानी में ही तो जाके मिलता है फाइनली। आपके सीवर का गंदा पानी कहाँ जाता है? नदियों में जाता है। इससे क्या फैलता है? जल प्रदूषण फैलता है। जल में रहने वाले जलीय जीव उससे मर जाते हैं, फिर उस जल का, दूषित जल का हम उपयोग करते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। तो प्रकृति के साथ साथ हम भी प्रभावित होते हैं। वायु प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे वायु को प्रदूषित करते हैं। अभी देखिए, वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली में, वहां पर क्या है? जो हवा है, उसका AQI आप समझते होंगे, उस वायु प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण है AQI। वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है AQI, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है। और अगला होता है भूमि प्रदूषण, मतलब कि जमीन के अंदर जो प्रदूषण करते हैं हम लोग। कोई भी चीज, तेल, खनिज या ऐसी चीजें जमीन पर डाल देते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। या प्लास्टिक डाल देते हैं, जो प्लास्टिक कभी सड़ता नहीं है, वो जमीन के अंदर रह के प्रदूषण फैलाता है। तो भूमि प्रदूषण भी, कचरा फेंक के हम लोग भूमि प्रदूषण फैलाते हैं। तो भूमि प्रदूषण भी इस प्रकार से फैलता है। भारतीय नागरिक के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में क्या है? आपने कभी सोचा है कि कचरे के ट्रक को, जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, उसका क्या किया जाता है? देखिए, मुझे लगता है कि 100 में से 90 लोगों को शायद ये बात नहीं पता होती कि जो कचरे का ट्रक होता है वो कचरा लेके जाता कहाँ है। वह कूड़ा कचरा कहाँ जाता है? जो मैं नदी या समुद्र के तट पर देखता हूँ, जो आप लोग देखते हैं आसपास पड़ा हुआ अपने पड़ोस में, नदियों में, जो किनारों पे नदियों पे फेंका रहता है, घाटों पे फेंका रहता है, किसी सार्वजनिक स्थल पे फेंका रहता है। क्या पेड़ काटने का कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपको फर्क पता नहीं चलता, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। लेकिन ये हम सबको महसूस नहीं होता, लेकिन पेड़ काटने का नकारात्मक प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। ऊपर बताई गई समस्याएं ही प्रदूषण का कारण बनती है। प्रदूषण तब होता है जब बड़ी मात्रा में गैस, धुआं, केमिकल वातावरण में जाते हैं और पेड़ पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए हानिकारक बन जाते हैं। हाल के दिनों में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। जो वैज्ञानिक हैं उनके अध्ययन के अनुसार इन नुकसानदायक प्रभावों को बदला नहीं जा सकता है। इसी से पर्यावरण संकट, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट क्राइसिस, पैदा हो रहा है।
अब जैसे कि वायु प्रदूषण हो रहा है फैक्ट्रियों के धुओं से और गाड़ियों से, तो क्या हम उसको रोक तो नहीं सकते? अब ऐसा थोड़ी गाड़ी चलाना बंद कर दें, फैक्ट्रियां बंद कर दें, वो हमें चलाना पड़ेगा। तो ये क्राइसिस है, अब उसको चलाते हुए कैसे मैनेज करना है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए। अब देखिए, अब इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं नीचे वाले पॉइंट के साथ। कुछ ऐसी समस्याओं पर नजर डालते हैं जिनके कारण पर्यावरण संकट पैदा हुआ है। अब पर्यावरण की समस्या क्या? भूमि प्रदूषण। देखिए यहाँ पर भूमि प्रदूषण, जो हम लोग फेंक देते हैं और एक कचरे का ढेर खड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है? दुर्गंध आती है और लोग बीमार पड़ते हैं, जमीन बंजर हो जाती है और कीड़े मकोड़े पैदा होने लगते हैं। इससे क्या होता है? पर्यावरण भूमि प्रदूषण फैलता है। पृथ्वी को प्रदूषित करने वाले सूखे और गीले कचरे तथा केमिकल कचरे को लैंडफिल में डाल दिया जाता है। ठीक है। अब इस भूमि प्रदूषण से क्या फर्क पड़ता है? जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा, एक पहाड़ बन गया है, कचरे का एक पहाड़। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखेगा काले रंग का, वो कूड़े का पहाड़ है। वहां पर जाके कूड़ा डंप किया जाता है पूरी दिल्ली का। तो कूड़े का आज ये स्थिति है कि एक पहाड़ बनकर तैयार हो गया है, बहुत बड़ा पहाड़, जिसमें ट्रक आपको चींटी के साइज का दिखेगा उसके अंदर। तो उस पहाड़, कूड़े का पहाड़ बना है किस वजह से? हमारे कूड़े की वजह से। कूड़े का निस्तारण हम लोग सही प्रकार से नहीं कर पाए। अब अपने संसाधन इतने बढ़ाते गए, इस्तेमाल प्लास्टिक का कचरा इतना ज्यादा बढ़ता गया, चीजें इतनी बढ़ती गई कि धीरे धीरे वो एक पहाड़ का रूप धारण कर लेता है। वायु प्रदूषण। देखिए, जैसे वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो होता है फैक्ट्री के धुओं से, सबसे बड़ा प्रभाव। और दूसरा हमारी गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। ये दो मुख्य सोर्स है। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले धुएं, लकड़ी जलाने आदि के कारण प्रदूषण होता है। अब दिल्ली में देखिए AQI लोग बोलते हैं बहुत खराब हो गया है। AQI ये जो होता है, ये 100 के या 150 के नीचे जब हो ना, तो कहते हैं कि हाँ, मतलब ये रहने योग्य स्थान है जहां पर हम सांस, खुली हवा में सांस ले सकते हैं, जब 150 से नीचे हो। लेकिन इस समय दिल्ली का AQI 450, 500। दिल्ली के आसपास के हरियाणा, पानीपत, फरीदाबाद, बिहार में एक जगह है वहां पर, यूपी भी कई क्षेत्रों में AQI बहुत खराब है, कानपुर। तो AQI का मतलब होता है, AQI का मतलब, उसका मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI इसका मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जिसका इंडेक्स सबसे कम होता है वहां पर सांस, मतलब वायु बहुत ही स्वच्छ होती है, सांस लेने योग्य होती है। और जिसका AQI 200, 300 के पार होता है, वहां पर वो वायु जल, मतलब कि ये समझ लीजिए कि वो जहर है आपके फेफड़ों के लिए। अगर वो आपके फेफड़े के अंदर जा रही है तो आपको बहुत जल्दी फेफड़े से संबंधित रोग होने वाला है। आपको खांसी, TB, कुछ कैंसर, कोई भी बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकती है। तो जो दिल्ली की हवा है या आसपास के क्षेत्रों की, दिल्ली NCR की, बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत से ऐसे विकसित देश है जो अपने काम के साथ साथ होने के बावजूद अपने AQI को मेंटेन रखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स को। वहां पर बहुत ही सीरियसली लिया जाता है इस चीज को। हमारे देश में कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी क्यों गर्म, देखिए जाड़ों में भी आपने देखा होगा वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि वायु जाड़े में क्या होता है कि संघनन जो होता है, हवा में नमी होती है, जो आपकी हवा होती है उसके अंदर क्या होता है, वाष्प के कण होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो प्रदूषण होता है उसके कणों को उसमें रोक लेते हैं, और वो हवा के माध्यम से आपके सांस जब आप लेते हैं तो आपके फेफड़ों में चले जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि धान की कटाई हो रही है। धान की कटाई की वजह से पंजाब में क्या होता है कि हमारे पूर्वांचल में तो क्या होता है, धान की जो निचली हिस्सा होता है उससे हम पोरा जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं पोरा, उसको भी काट कर हम लोग गाय के लिए चारा बना लेते हैं। लेकिन पंजाब में क्या होता है कि गेहूं इतना ज्यादा मात्रा में होता है कि उनको भूसा वहीं से मिल जाता है, तो उनको पोरे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या करते हैं, उसे खेतों में ही ऊपर का हिस्सा केवल धान का काट लेते हैं, और नीचे जो उसकी पराली होती है, जो निचला हिस्सा होता है, उसे खेत में ही खड़े खड़े जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, उनको राख मिल जाती है।
राख क्या करती है, खेत में खाद का काम करती है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पराली की जलाते हैं। लेकिन उसका एक दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, इतनी बड़ी मात्रा में जब जलाया जाएगा तो धुआं उठेगा, और उस धुएं से क्या होता है, वातावरण में वो धुआं जाता है और उसे प्रदूषित करता है। फैक्ट्री का धुआं तो निकल ही रहा था, गाड़ी का धुआं तो निकल ही रहा था, ऊपर से एक पराली। तो इसलिए वो क्या करता है, सोने पे सुहागे का काम करने लगता है। तो पराली जलाना भी एक बहुत बड़ा, जिसको सरकार अब कह रही है कि आप पराली कृपया न जलाएं, आप लोग को ऐसा केमिकल दे दिया जाएगा जिसे छिड़क कर आप उसे गला सकते हैं। लेकिन किसान क्या है, वो ट्रेडिशनल थी चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करता है, चीज़ों पे बहुत जल्दी भरोसा। कुछ किसान अब जो एडवांस है, पढ़े लिखे किसान है, उस चीज़ों को समझ रहे हैं और सरकार की समस्या को समझते हुए इन चीज़ों को अपना रहे हैं। तो वायु प्रदूषण में क्या मतलब क्या है, AQI, टोटल जो कनेक्शन हमारा होता है AQI से होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर ये हमारा मेंटेन है तो हमारा वायु प्रदूषण मेंटेन है। तो प्रदूषण, और देखिए ये क्या आवश्यक भी है। फैक्ट्री अगर नहीं चलाएंगे तो लोगों का रोजगार चला जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे। भारत क्या पिछड़ जाएगा। तो भारत को अगर विकास करना है तो उद्योग धंधे चलाने पड़ेंगे, गाड़ियां चलेंगी ही चलेंगी, तो प्रदूषण होगा ही होगा। तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए कि हम इंडस्ट्री भी चलाते रहें और गाड़ियां भी चलाते रहें और प्रदूषण भी ना हो। तो इसका उपाय हमें खोजना होगा, जो बहुत बड़ी विकट समस्या है, एक क्राइसिस है। इसके बारे में जिसको विकल्प के तौर पे हम लोग खोज रहे हैं। अब जैसे आपका धुआं निकल रहा है तो हमें ऊर्जा के लिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सौर ऊर्जा के बारे में सोच रहे हैं कि सौर ऊर्जा जो है हमें इससे मुक्ति दिला सकती है, जिससे कोई धुआं ना हो। विद्युत ऊर्जा भी बनाने के लिए भी कारखानों का इस्तेमाल होता ही होता है। अब जल प्रदूषण की बात करते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण पेंट, प्लास्टिक, केमिकल से जल प्रदूषित होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अभी मैं आपके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, गाजीपुर, या जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं पूर्वांचल में, वहां पर गंगा नदी बहती है। आपको पता होगा कि आपके शहर का जो सीवर का पानी होता है, जो भी आपके घरों से शौचालय का पानी, गंदा पानी, जो भी सब कुछ बहते हुए सीधे कहाँ जाता है, एक गंगा नदी में। उसी में बिना सोच उसको साफ किए उसको उसमें बहा दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि गंगा नदी साफ रहेगी? पहले लोग कहते थे अपने पाप धोने लोग गंगा जी में जाते हैं, अब पाप धोने नहीं, पाप लेने जाते हैं। गंगा जी में नहाने जाएंगे तो आपको खुजली पकड़ लेगी। तो गंगा जी अब वैसी गंगा जी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। अब इतनी प्रदूषित हो गई हैं कि वो नहाने लायक नहीं है। उसमें आप नहा लेंगे तो आपके शरीर से बदबू आने लगेगी। एक समय था जब मैंने गंगा जी में नहाना यही दे सब दिन सीवर का पानी बहते हुए देख लिया था, तब से मैंने कान पकड़ लिया कि मैं कभी गंगा में नहीं नहाऊंगा या किसी भी नदी में। मैं अब नहाता ही नहीं। मान्यता भले कुछ भी हो, लेकिन भाई जो तर्क है, जो सामने दिख रहा है, उसको नकारा नहीं जा सकता, वो आपके सामने है। तो गंगा जी भी प्रदूषित है हमारी बहुत ज्यादा। हमारे ही क्षेत्र में, सैदपुर गाजीपुर के क्षेत्र में, जो सीवर का पानी है गंगा जी में ही गिराया जाता है। लोग साबुन से नहाते हैं। और शहरों की बात कर ले तो शहरों में जो फैक्ट्रियों का जो केमिकल होता है वो नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। तो नदियों में रहने वाले जो जलीय जीव होते, बताइए उन पर क्या क्या बीतती होगी। उस जहर से वो जलीय जीव मर जाते हैं। वो नदी में जाता है, नदी में जो मछलियां होती हैं, जो जलीय जीव होते हैं, जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं, वो मर जाते हैं। तो इस प्रकार से यही, उसी में हम क्या करते हैं, कूड़ा कचरा फेंकते हैं, प्लास्टिक फेंकते हैं। नदियों के माध्यम से कहा जाता है समुद्र में चलाया जाता है, लेकिन समुद्र में जो जलीय जीव होते हैं वो फिर उन्हें प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है, जो प्रकृति ने एक सिस्टम बनाया है सभी जीवों के लिए, वो प्रभावित होने लगता है। तो प्रदूषण एक इतनी बड़ी समस्या है जिसको हमें मिलकर सामना करना होगा। ये हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि हमें प्रदूषण कम से कम फैले, इसके लिए क्या कर सकते हैं। आपकी खुद की कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रदूषण के लिए क्या क्या करें। अगला है जंगलों की कटाई। भूमि का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जमीन को बढ़ाने के लिए, खेती योग्य भूमि या आवास के लिए, खेती के लिए या आवास के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं। पेड़ों को काट कर मैदानी भाग बनाकर उस पर क्या करते हैं, खेती करते हैं, घर बनाते हैं।
इससे जंगल क्या हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जंगल के नष्ट होने से क्या होता है, जंगल जब नष्ट होगा तो उससे पेड़ों का सीधा संबंध वर्षा से होता है। पेड़ों का जो सीधा संबंध होता है वो वर्षा से होता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वर्षा जो होती है दिन ब दिन कम होती जाएगी, जैसा कि इस साल हुआ। आपने देखा कि जो धान की फसल के लिए जो जितनी वर्षा होनी चाहिए थी उतनी वर्षा नहीं हुई। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा, इसका फर्क ये होगा कि जैसे आपकी कोई खेत है, इस खेत में अगर 100 क्विंटल, मान लीजिए 100 क्विंटल धान होता था, तो अब वो 100 की जगह 80 क्विंटल ही होगा, तो 20 क्विंटल का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अब जो 20 क्विंटल का नुकसान केवल एक आदमी से हुआ, पूरे देश का अगर जोड़ दिया जाए तो समझ लीजिए एक अनाज क्या हुआ, अनाज की पैदावार में गिरावट आ गई। इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। वो महंगाई किसको झेलनी पड़ेगी, आम आदमी को। तो ये तो प्रॉब्लम है। लेकिन इसकी वजह से वर्षा अगर नहीं होगी तो इससे क्या होगा, वर्षा ना होने से जो प्रकृति पे जो असर पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा, वनस्पतियां सूख जाएंगी, तो हर जगह जो जीव जंतु है वो मरने लगेंगे, प्रभावित होने लगेंगे। तो इससे क्या होता है कि असंतुलन, प्रकृति का असंतुलन हमारे जीवों को भारी पड़ता है। अगला है मिट्टी का कटाव, सॉइल इरोशन। जो पेड़ होते हैं, जो प्रकृति होती है, वो क्या होती है, मिट्टी को बांध कर रखती है। जब पानी, हवा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण धूल मिट्टी ऊपर की सतह से हट जाती है तो इसे मिट्टी का कटाव होता है। और मिट्टी की कटाव से बाढ़ आने लगती है, और मिट्टी की कटाव से जो ऊपर की जो आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है वो कट जाती है, तो आपका जो जमीन होती है वो बंजर हो जाती है। तो मिट्टी का कटाव भी क्या है, बहुत ही नुकसानदेह हमारे लिए। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं वो इन्हीं के कारण आती हैं, जो हम पेड़ काट रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, नदियों को गंदा कर रहे हैं, ये सब क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग समझते हैं आप लोगों ने, पृथ्वी का तापमान। जो पृथ्वी का तापमान है, आप सोचिए एक व्यक्ति 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, आपको पता होगा। अब पृथ्वी में ऐसी जगह है जहां पर तापमान जो आपका है वो लगभग 58 डिग्री के आसपास है, 58 डिग्री के आसपास है। और एक सामान्य व्यक्ति को रहने के लिए कम से कम 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 35 भी ज़्यादा है, लोग एसी में रहते हैं तो 28 डिग्री या 25 डिग्री में रहना पसंद करते हैं, जो एक सामान्य तापमान, इस पर आदमी बहुत ही सुकून से रह सकता है। लेकिन फिर भी मैंने 35 को किया कि 35 एक आइडियल टेम्परेचर है। इसके ऊपर जाने पे आदमी असामान्य महसूस करने लगता है, व्यक्ति। अब सोचिए 58 डिग्री, अगर ऐसा ही चलता रहा, जिस दिन अगर टेम्परेचर हमारा 60 से ऊपर चला गया तो क्या होगा। तो आप देखेंगे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध क्या है, इसको ध्रुव बोलते हैं। यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, तो यहाँ पर बर्फ हमेशा जमी रहती है। यही बर्फ पिघल के नदियां बनती है और हमारे यहाँ गंगा, जमुना आदि नदियों के रूप में जानी जाती है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो बर्फ का पिघलना है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जो बर्फ है वो तेजी से पिघलने लगेगी। तो तेजी से पिघलने के कारण बर्फ तेजी से पिघलेंगे और यहाँ पर नदियों में बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ आने की वजह से आसपास के क्षेत्र जो है वो डूब जाएंगे और जन धन हानि बहुत बड़ी मात्रा में होगी। तो ये है कारण आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आपका नुकसान हो सकता है। आपके इलाके में पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं क्या हैं? जैसे अगर आपको अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताना हो तो आप पर्यावरण से संबंधित क्या समस्या बता सकते हैं? जैसे अगर मुझे बताना हो तो मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ जल प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। जल प्रदूषण किसमें होता है? नदी में। कौन सी नदी? गंगा नदी। हमारे शहर में जो सीवर का पानी होता है, सीवर का पानी वो बिना साफ किए गंगा जी में बहवा दिया जाता है। तो जो गंदा पानी सीवर का जाता है वो गंदा पानी
जो जलीय जीव गंगा में रहते हैं, जो नदी में रहते हैं, उनको नुकसान करता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसी पानी को जो व्यक्ति अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो पानी फिर उसे नुकसान पहुंचाता है। वही पानी जब वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए आपके जमीन के नीचे जाता है, हैंडपंप के माध्यम से आपके पास आता है, फिर आप उसी को पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो जल प्रदूषण जो है हमारे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो सीवर, कहीं भी सीवर का पानी या कोई भी गंदा पानी, उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसका मतलब यह होता है कि हम पानी को साफ करके ही बहवाएंगे, इतना साफ कर देंगे फिर वो नुकसान किसी को ना करे। तो बड़े बड़े शहरों में जब भी पानी को नदियों में बहाया जाता है, तो उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहले साफ किया जाता है, फिर नदियों में छोड़ा जाता है। कई जगह इसको फॉलो भी किया जाता है। इसके बाद प्रदूषण का पेड़ पौधों, जानवरों, मनुष्यों, यहां तक कि पृथ्वी के स्वास्थ्य पर भी कई प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है। आज पर्यावरण समस्या के प्रमुख प्रभावों के बारे में हम लोग जानते हैं। अब जैसे कि ओजोन की घटना, ओजोन परत, आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर एक परत है जिसको हम लोग बोलते हैं ओजोन परत। ओजोन परत क्या कार्य करती है कि सूर्य से, जो हमारा सूर्य है, उससे जो किरणें आती हैं, उससे एक पराबैंगनी किरणें जो आती हैं, उस पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसके आगे वो किरणें नहीं आ पाती हैं, जिससे क्या होता है, त्वचा का कैंसर होता है। उस त्वचा का कैंसर, चर्म रोग इत्यादि कैंसर, ये सब रोगों से हमें बचाता है। उसी को हम बोलते हैं ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर क्या होता है, सीएफसी जैसी जहरीली गैसों के कारण वातावरण में आने से ओजोन परत क्या है, वो उसका पतली होती जा रही है। एक सीएफसी जहरीली गैस होती है, जिससे वो गैस कहां से निकलती है, वो गैस निकलती है आपके एसी से। अगर आप घरों में एसी चलाते हैं, तो एसी जब आपको ठंडी हवा देता है, तो पीछे से गर्म हवा भी निकालता है। तो जो गर्म हवा होती है, उसमें से सीएफसी गैस निकलती है। वो गैस ऊपर की तरफ जाती है और जो ओजोन लेयर बनी होती है, ओजोन लेयर को काटती है। तो जिस दिन आप सोचिए, अगर सभी लोग एसी या रेफ्रिजरेटर ऐसी चीजों का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, तो ओजोन परत क्या है, धीरे धीरे पतली होती जाएगी और एक ऐसा दिन आ जाएगा जब ये खत्म हो जाएगी। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, वो सीधे हमें, जो बहुत कुछ किरणें फायदेमंद होती है, कुछ किरणें नुकसानदेह होती है। तो जो पराबैंगनी किरण होती है, वो नुकसानदेह होती है, वो भी हमारे तक पहुंचने लगेगी और बहुत सारे रोग हम बिना कारण के मनुष्य अपने पास बुला लेगा। फिर हम चर्म रोग, कैंसर इत्यादि रोग, हमारे आदमी की जो औसत आयु होती है 80 वर्ष, वो आज की डेट में बदलकर 60 वर्ष हो गई है। आजकल व्यक्ति 60 वर्ष के बाद हार्ट अटैक, कैंसर, बहुत लीवर की समस्या, किडनी की समस्या, किसी न किसी कारण से मर जाता है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने पर्यावरण के प्रति सजग नहीं है। कोई ना कोई ऐसी उटपटांग हरकत करते रहते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण का हमें नुकसान अपने ऊपर भुगतना पड़ता है। उसके बाद अगला है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने भी आपको कल एक चैप्टर में बताया था क्या चीज होती है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ग्रीन हाउस गैस और हवा को प्रदूषित करने वाले दूसरे वायु प्रदूषक वातावरण में जमा हो जाते हैं और इसके कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ये पृथ्वी है, अगर अब आप जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, और पृथ्वी का जो मैक्सिमम तापमान है, जो अब तक नोट किया गया है, वो है 58 डिग्री सेल्सियस। 58 से 60 तक पहुंच चुका है। आज से 10 साल लगभग पहले ये जो टेम्परेचर था, ये था आपका 55 डिग्री सेल्सियस। तो 55 से अब 58 तक पहुंच चुका है। अब क्या आप सोचते हैं, एक जो इंसान है, आप जानते हैं कि एक सामान्य जो तापमान होता है रहने के लिए, वो आपका होता है 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस में एक व्यक्ति सामान्य रूप से रह सकता है, मतलब इसमें भी आदमी को गर्मी लगेगी। एसी चलाकर आप लोग 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रहते हैं। तो सोचिए 60 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम वायु प्रदूषण बढ़ाते जा रहे हैं, धुएं बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं बढ़ते जा रहे हैं, ओजोन परत का क्षय होता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
जिस दिन ये टेम्परेचर 60 से 65 या 70 तक पहुंच गया, तब प्रकृति पर क्या है, इंसान नहीं रह पाएंगे, उनके रहने के लिए वो जगह बच ही नहीं पाएगी। इससे क्या होगा, इससे बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ कैसे आ सकती है, उसका सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का तापमान का बढ़ना है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बर्फ जमी रहती है, हमेशा यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। और ये बर्फ क्यों जमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती। और जब तापमान अगर पृथ्वी का बढ़ेगा तो बर्फ ये पिघलना शुरू होती है, यहीं से बर्फ पिघलती है तो हमारे यहाँ नदियां बनती हैं, गंगा यमुना जो भी अलग अलग ब्रह्मपुत्र नदियां बनती हैं, यहाँ से बर्फ जो पिघल कर आती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो बर्फ के पिघलने का जो रेशियो है वो भी बहुत तेजी से पिघलना शुरू हो जाएंगी, और जब तेजी से पिघलेंगी तो नदियों में क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। और नदियों में जब बाढ़ आएगी तो हम लोग जहां आसपास रहते हैं हम सभी लोग डूबकर वहीं समाप्त हो जाएंगे। तो यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है, इसे हमें कंट्रोल करना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या है हमारी, जिसका सामना हमें करना है। फिर उसके बाद आता है जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जानवरों का शिकार करना और उनके रहने की जगहों को बर्बाद करना। इन कारणों से पौधों और जानवरों की मृत्यु होती है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जैव विविधता, प्रकृति ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि लोग एक दूसरे को खाते हैं। जैसे कि घास को बकरी खाती है, बकरी को कौन खाता है, शेर खाता है। शेर जब मर जाता है तो उसको कीटाणु खाते हैं, कीटाणु क्या बन जाते हैं, मिट्टी बन जाती है। तो ये प्रकृति का नियम है। फिर मिट्टी से क्या खाता है, फिर पेड़ पौधे निकलते हैं। तो ये प्रकृति ने एक नियम बनाकर रखा हुआ है कि लोग एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट रहते हैं। हम क्या करते हैं, इस नियम को तोड़ रहे हैं, हम इस नियम को तोड़ रहे हैं। पहले क्या होता था कि आपकी जो भी जानवर होते थे, जो भी लावारिस जानवर कहीं मर जाते थे, कहीं भी मर जाते थे लावारिस जानवर, तो उसको जो गिद्ध होते थे, गिद्ध वो खा जाते थे। तो वो क्या करते थे, एक तरीके से साफ सफाई का काम करते थे। प्रकृति में बिना कहे, बिना किसी के किए वो ऑटोमेटिक वो चीज, उस चीज को खत्म कर देते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे गिद्ध जो है वो विलुप्त हो चुके हैं, वो नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार माहौल नहीं है। हम वायु प्रदूषण इतना ज्यादा कर दिया हमने कि वो धीरे धीरे उनकी प्रजाति समाप्त हो चुकी है। तो अब जहां भी आप देखेंगे कोई जानवर मरा है या कोई भी मरा है, वो धीरे धीरे सड़कर बदबू करने लगता है, लेकिन उसको कोई खाने वाला नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, जैव विविधता जो हमारी, जो प्रकृति ने जो चक्र बनाया है वो प्रभावित हो रहा है। प्रकृति ने जो चक्र बनाया है वो प्रभावित हो रहा है। चिड़िया अब है ही नहीं, तो कीड़े मकोड़े कौन खाएगा। जो आपकी फसलों में कीड़े लग जाते हैं उनको चिड़िया या जो छोटे छोटे पंछी होते हैं वो खा जाते थे। अब पक्षी ही नहीं रहे। हम जो वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जो तरंगे भेज रहे हैं मोबाइलों से, जिनकी वजह से अब जो पक्षी है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारा क्या इकोसिस्टम क्या है, उससे प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से भी जो हमारे प्रकृति का सिस्टम है वो गड़बड़ होता जा रहा है, और जो हमारे जानवर हैं, पौधे हैं, वो उनको नुकसान पहुंच रहा है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव। प्रदूषण के कारण मनुष्यों को कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे हृदय रोग, फेफड़े की क्षमता का कम होना, कैंसर और औसत उम्र में गिरावट। ये क्यों होता जा रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण, जैसा मैंने आपको बताया, और ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन परत का अगर क्षय होगा, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी ओजोन परत का जब क्षय होगा तो इससे पराबैंगनी किरणें आएंगी, जिससे आपको कैंसर होगा, हृदय रोग होगा। अगर वायु प्रदूषण होगा तो उसको क्या होगा, फेफड़े का रोग होगा। जैसे दिल्ली में आप देख रहे हैं इस समय AQI, जो AQI है वो लगभग 400 के आसपास चल रही है, 400 से 500, जबकि ये होनी कितनी चाहिए, 150 से नीचे। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बताता है कि हमारी हवा कितनी साफ है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से अगर नीचे है तो मतलब ये हवा सांस लेने योग्य है। अगर 150 के ऊपर है, सोचिए 150 के ऊपर खतरनाक होती है, और यहाँ पर हम 400-500 में जी रहे हैं। तो 400-500 की अगर हवा आप सोखेंगे, अपने फेफड़े में लेकर जाएंगे, तो फेफड़े की आयु कितनी होगी,
इसीलिए जो व्यक्ति है उसकी क्या है, आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम लोग प्रदूषण को अपने प्रदूषण के बीच में जी रहे हैं। और पहले जो आपके जो खेत होते थे, खेतों में हम लोग पैदावार बढ़ाने के लिए डाई, यूरिया इत्यादि का इस्तेमाल हमने बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया। इससे क्या है कि खेतों में जो उर्वरा शक्ति है वो कमजोर हो जाती है, और जो उसमें न्यूट्रिशन होता है, पहले जो गेहूं या चावल होते थे उनमें न्यूट्रिशन या ताकत ज्यादा होती थी। आज जो हम गेहूं चावल खाते हैं वो यूरिया, डाई और कीटनाशक दवाओं पर आधारित होती है, जिससे उनके अंदर उतनी शक्ति नहीं होती जितना हमें न्यूट्रिशन, जितना हमें एनर्जी उससे मिलती है। तो जो खाने का प्रभाव है उसका भी हमें हमारे ऊपर, हमारे शरीर पे पड़ता है। इससे भी हमारी जो औसत आयु है वो कम हुई है। तो हमारे रहने के तरीकों से, वायु प्रदूषण से, कई छोटे छोटे रीजंस की वजह से जो मनुष्य की औसत आयु है वो धीरे धीरे कम हो गई है। पहले मनुष्य की औसत आयु लगभग 80 वर्ष थी, जो अब घटकर 70 वर्ष 60 वर्ष हो गई है। इससे तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की, कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपने पर्यावरण को बचा कर रखें। आपके इलाके में सामान्य तौर पर प्रदूषण का क्या प्रभाव नजर आता है? जैसे आपने देखा कि धूल धक्कड़ बहुत ज्यादा होती है, जब भी आप सड़क पर निकलते हैं इतनी धूल होती है कि आप सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो एक वायु प्रदूषण एक समस्या आपके आसपास रहती ही रहती है। हरी भरी जीवन शैली कैसे विकसित करें? अगर अपने जीवन को फिर से सही करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या उपाय लगाने पड़ेंगे? तो देखिए, इसमें कुछ उपाय दिए हुए हैं कैसे कर सकते हैं। पहला देखिए दिया हुआ है, साइकिल और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। जैसे कि अगर आप कोई छोटी दूरी पर ही आपको कहीं जाना है तो आप वहां पर साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकिल का इस्तेमाल करने से प्रदूषण नहीं होगा, धुआं नहीं निकलेगा, और प्लस आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर रहेगा। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। आप क्या करता है, एक व्यक्ति को कोई काम होता है तो 4 फोर व्हीलर से कहीं दूसरी जगह पर जाता है। अब उस 4 व्हीलर में आपको पता है कि 5 से 6 लोग बैठ सकते थे, लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति बैठता है और उतना धुआं निकालता है। धुआं, व्यक्ति को तो ये लगता है कि भाई मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने तेल भरवाया, मैं अकेले जाऊंगा, लेकिन जो वो धुआं निकाल रहा है वो पूरे समाज को दे रहा है, वो अकेले नहीं ले रहा है धुआं, वो पूरे समाज को दे रहा है। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम कहीं भी अगर ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि जहां पर हम सार्वजनिक परिवहन से जा सकते हैं, एक ही गाड़ी से ज्यादा लोग जा सकते हैं, तो हमें हमेशा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कम से कम प्रदूषण हो। अगला है, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो खेतों में क्या करते हैं, जो खेतों की उर्वरा शक्ति होती है, जो पैदावार की शक्ति होती है, उसे क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं। अब अगर इसके बिना अगर आप खेती करेंगे तो आपके खेत में कुछ उगेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए इनका उपयोग धीरे धीरे कम करते हुए हमें जैविक खेती करनी चाहिए। जैविक खेती, खेतों में जो गोबर की खाद होती है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी प्राकृतिक नियम हमने अपनाए हैं और उस नियमों के अनुसार खेती करेंगे तो उसमें जो भी पैदावार होगी वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगी। जब जरूरत ना हो तो बिजली के उपकरणों को हमें बंद कर देना चाहिए। अब जैसा कि आपको पता ही, ऐसा क्यों कहते हैं हम लोग, क्योंकि जो बिजली होती है, बिजली को बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है। कोयला जलता है तो फैक्ट्री में टरबाइन घूमती है, जब टरबाइन घूमती है तो मोटर चलती है, जब मोटर चलती है तो बिजली पैदा होती है। तो कोयला जब तक जलेगा नहीं तब तक बिजली बनेगी नहीं, तो कोयला जलेगा तो धुआं निकलेगा। तो जितनी भी बिजली आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो कोयले की वजह से, कोयले के जलने की वजह से इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जितनी कम बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना कम हमें कोयला जलाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि बिजली का कम से कम उपयोग करें, और जब इस्तेमाल में ना हो तो उसे हमें बंद कर देना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि बिजली कोयले से बनती है, ये सबको नहीं पता होता है। पानी से भी बिजली बनती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में। अगर हमारे देश में 100% बिजली बन रही है तो उसमें मात्र 10% हिस्सा पानी से बनता है, बाकी 90% जो बिजली है वो कोयले से बनती है। जो कोयला क्या आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सरकार लोगों को कहती है कि अपने छतों पर सौर ऊर्जा लगवाइए। सौर ऊर्जा लगवाइए। सौर ऊर्जा क्या, एक मुफ्त
एकदम बिल्कुल मुफ्त ऊर्जा का साधन है, लेकिन ये थोड़ा भी महंगा पड़ता है, इसलिए लोग उसे नहीं लगवाते। लेकिन इसे अगर आप लगवाएंगे अपने छतों पर तो ये आपको किफायती ही पड़ेगा। अगला है प्लास्टिक की चीजों का उपयोग कम करना चाहिए। प्लास्टिक की चीजों का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जो कई वर्षों तक, लगभग 250 वर्ष तक बिना सड़े गले जमीन में या कहीं भी रह सकता है। यह ऐसा मटेरियल है जो जल्दी गलता नहीं है, इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग करने से मना किया जाता है। अगला है खरीदारी करते समय दोबारा उपयोग करने वाले कपड़े, पेपर बैग साथ में रखने चाहिए। हमेशा ऐसी खरीदारी जब भी करें तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करते हुए अपने साथ एक झोला लेकर जाएं, झोला, ताकि उसमें सामान को रख के लाएं, फिर अपने घर पे निकाल लें, फिर दोबारा उसी को दोबारा इस्तेमाल करें। तो उसी को, एक ही चीज को आप बार बार इस्तेमाल करें। डिब्बे, बोतलें, कागज, किताबें और बर्तनों को भी रिसाइकल करें। जैसे कि कोई भी सामान, ऐसी हमें एक्टिविटी करनी है कि हम एक ही संसाधन को बार बार उपयोग कर सकें, एक ही संसाधन का हम बार बार उपयोग कर सकें। जैसे डिब्बे होते हैं, डिब्बे को हम यूज किए, फिर उसे गलाकर फिर से हमने कास्टिंग की और फिर से डिब्बा बना लिया। कुछ नया हमें पैदा करने की आवश्यकता ना हो। उसी चीजों से, कागज से हमने कोई फिर से कागज बना लिया, बोतलों से हमने फिर से बोतल बना ली, बर्तनों को रिसाइकल करके हमने फिर से मेटल बनाया, उससे फिर कुछ ना कुछ बना लिया। तो रिसाइकलिंग प्रोसेस हमें करना चाहिए। पेड़ लगाना चाहिए और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम सबकी ये जिम्मेवारी है कि कम से कम पूरे वर्ष में जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, राष्ट्रीय पर्व या पर्यावरण दिवस के दिन ही कम से कम एक पेड़, एक जो नागरिक है उसको जरूर लगाना चाहिए। अगर एक पेड़ एक नागरिक भी लगाएगा तो पूरे देश में एक दिन, एक साल में ये 1.4 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। तो हर व्यक्ति अगर एक पेड़ भी लगाएगा तो पूरे साल भर में 1.4 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। तो हमें पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमें जीवन देता है, यहीं से हमें ऑक्सीजन मिलती है, यही सृष्टि का सबसे बड़ा जीवन का स्रोत है, इसी से वर्षा होती है। तो हरी भरी जीवन शैली अपनाने के लिए आपको इन सारे तरीकों को अपनाना पड़ेगा। आपको साइकिल चलाना चाहिए, पेस्टिसाइड्स का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिजली के उपकरणों को कम से कम इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम कीजिए, ना के बराबर। चीजों को रिसाइकल करके इस्तेमाल कीजिए, और सबसे बड़ी बात, पेड़ लगाइए। बस पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए, सबसे बड़ा पुण्य कमाइए। इससे बड़ा कोई पुण्य इस जीवन में है ही नहीं, पेड़ लगाने से। गीता और नूर अच्छे दोस्त हैं। एक आप लोगों को एक सिचुएशन दी जा रही है। गीता और नूर एक अच्छे दोस्त हैं। वे अपने अपने घरों में पीछे सब्जियों का एक बगीचा बनाना चाहते हैं। उन्हें पता लगता है कि खाद डालने से पौधों का विकास बेहतर ढंग से होता है। गीता ने गाय का गोबर लिया और नूर पास की दुकान से खाद खरीदने गई। दोनों ही अपने अपने बगीचे में सब्जियों को देखकर खुश थे। आपके अनुसार किसका अपनाया हुआ तरीका पर्यावरण के हिसाब से सही था? तो आपने देखा कि जो गीता है, गीता ने क्या किया, गाय का गोबर इस्तेमाल किया। तो गाय का गोबर क्या है, एकदम पर्यावरण के लिए सबसे बेस्ट है और प्राकृतिक है। ये क्या है, प्राकृतिक है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। जबकि नूर ने क्या किया, खाद जो दुकान से खरीदने गई, दुकान से खरीद कर। लेकिन सबसे प्रभावशाली क्या है, ये गलत है, क्योंकि दुकान से खरीद कर जो आप लाते हैं वो केवल आपका पौधों का तो विकास कर देता है, लेकिन जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी को खराब कर देता है। इसलिए हमेशा जो गीता ने जो अपनाया, जो सबसे जैविक संसाधन, उसी को हम कहते हैं वो सबसे बेस्ट है। वो हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए भी वही सबसे अच्छा है। तो आज हम क्या क्या सीखा कि प्रदूषण का पौधों और लोगों पर और ग्रह पर क्या प्रभाव पड़ता है। सभी के लिए एक सुरक्षित जीवन बनाने के लिए हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा बनाना चाहिए। हम इन तरीकों से गैर जरूरी कचरे को कम कर सकते हैं, जैसे कि रिसाइकल करें, रीयूज करें, कोई भी चीज को बार बार इस्तेमाल करें, और रिसाइकिल करना, पेड़ लगाना, पानी बचाना आदि जैसी हरकतें अपनाकर धरती को हम बचा सकते हैं।
तो दोस्तों भाई, पेड़ लगाओ, बिजली बचाओ और पानी कम से कम खर्च करो। भाई ये मुद्दा मैं भूल गया था बोलना, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल प्रदूषण है कि ये भी प्रदूषण है, कि जल को हम लोग जो जल का दोहन कर रहे हैं गलत तरीके से। आज की डेट में दोस्तों मुझे लगता है कि आप सभी के घरों में समरसिबल लगा होगा। समरसिबल वो भी 3-3 इंच पाइप का। हमें एक छोटा सा भी काम होता है ना, तो हम समरसिबल ऑन कर देते हैं। तो जहां पर हमें केवल 2 लीटर पानी की जरूरत होती है, वहां पर हम 50 लीटर पानी बाहर डालते हैं। हमें गाय भैंस धोनी है, तो हम लोग समरसिबल के एकदम पीने योग्य पानी से गाय भैंस धो रहे हैं। उससे क्या होगा, वाटर जो आपका जल स्तर वो नीचे जाता जा रहा है। आप लोग याद करेंगे कि आज से 10 साल पहले जो पानी 100 फुट पे मिल जाता था, अब 200 फुट पे नहीं मिल रहा है। मतलब जल स्तर क्या है, नीचे होता जा रहा है। तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएंगे? तो हमें बहुत ही सावधान और सतर्क होने की जरूरत है। पानी का उपयोग हमेशा सोच समझ कर कीजिए। उतना ही पानी इस्तेमाल कीजिए जितना आवश्यक है। अनावश्यक पानी ना बहाएं। अनावश्यक पानी बहाने से ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं दे पाएंगे। पता चला उन्हें खरीद कर पानी से नहाना पड़ेगा। आज खरीद के पी रहे हैं, कल नहाने के लिए पानी खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति ना हो तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें। और बिजली के उपकरणों का अपने घरों में, अगर आपको लगता है कि बेमतलब का यहाँ पंखा चल रहा है लेकिन कोई नीचे बैठा ही नहीं है, वहां बत्ती जल रही वहां पर कोई है ही नहीं, तो ऐसे अनावश्यक जगहों पर जो भी बिजली के उपकरण चल रहे हैं वहां पर उसको बंद कर देना चाहिए। तो प्रकृति के संसाधनों का सीमित है, जो संसाधन हमारे वो बहुत ही सीमित हैं, उनको बहुत ही सोच समझकर हमें खर्च करना होगा, तभी हम अपनी मानव जाति को जीवित रख पाएंगे। आशा करते हैं कि आज का जो पाठ है, जो सीख है, आपको समझ में आई होगी कि हमें अपने प्रकृति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। देखिए, न्यूटन का नियम है, जो न्यूटन का एक थर्ड लॉ होता है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब हर बात, जैसा आप क्रिया करते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया मिलती है। तो हम प्रकृति के साथ जैसा बुरा बर्ताव करेंगे, प्रकृति भी हमारे साथ वैसा बुरा बर्ताव करेगी। कहीं बाढ़ आएगी, कहीं सूखा होगा, कहीं भूकंप आएगा। तो हमें सचेत होने की आवश्यकता है और प्रकृति के साथ हमें अच्छा बर्ताव करने की आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं कि आप भी अपने आसपास अगर प्राकृतिक रूप से कुछ भी गलत हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, तो आप उसके प्रति जिम्मेवार बनिए और एक सशक्त नागरिक बनिए। जय हिंद, जय भारत।